हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल जीएस स्टडी एस में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें पूरा अर्थशास्त्र को पार्ट बाय पार्ट करके वीडियो को हम अपने चैनल के इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं। वहां से आप पढ़ सकते हैं। अगर आप मेरा सभी वीडियो को PDF से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल जीएस स्टडी एस से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मेरे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। आज के बाद आप लोगों को इकोनॉमिक्स का सारा क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो कैसी अर्थव्यवस्था है भारत की? मिश्रित। क्या याद रखना है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित का अर्थ होता है निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व। निजी मतलब प्राइवेट, सार्वजनिक मतलब सरकार, ये दोनों मिल करके होता है, इसलिए इसको बोलता है सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है कि पूछेगा क्वेश्चन कि विकसित देश की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तब क्या आंसर देना है? तो विकसित देश की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित एवं विकासशील है। ठीक है, विकासशील का मतलब होता है विकास की ओर अग्रसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर होगा कॉर्पोरेट कर यानी कॉर्पोरेट टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने प्रतिशत जनसंख्या की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 55% से अधिक। देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है? तो 68.8% से अधिक। और बाकी शहर में लगभग 31.2% व्यक्ति निवास करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण कब हुआ था? याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 1991 में हुआ था भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। उदारीकरण के प्रभाव से क्या हुआ था? तो निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर के क्षेत्र में क्या हुआ? योगदान में वृद्धि हुआ था। अब अर्थव्यवस्था के प्रकार देख लेते हैं कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार है। तो पहला प्रकार है अर्थव्यवस्था का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन के साधन देख लीजिए क्या होता है। उत्पादन के साधन मतलब होता है पूंजी, श्रम, भूमि, यानी आप जो आपके पास जो रुपया है, पूंजी, आप जो मेहनत करते हैं, और भूमि आपके पास जो लैंड है, जमीन, ये तीनों आता है उत्पादन के साधन में, याद रख लीजिएगा। तो इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी अधिकार होता है, यानी आपका स्वयं का अधिकार होगा, और उनका प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है। ठीक है ना। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आदमी का निजी अधिकार होता है, व्यक्ति का निजी अधिकार होता है अपने साधन पर, अपने सामान पर। उसके बाद है समाजवादी अर्थव्यवस्था। जैसा कि नाम से जानते हैं, समाजवादी अर्थात समाज मतलब सभी को मिलकर, यानी सरकारी एक तरह से समझिए, सार्वजनिक। तो इसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार होता है। ठीक है ना। समाजवादी मतलब सरकार का अधिकार। समाजवादी अर्थव्यवस्था मतलब सरकार का अधिकार, याद रखिए। तो उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार होता है। इसमें नियोजन की प्रधानता होती है। ठीक है ना। इसमें एकदम कंपटीशन रहता है हमेशा। इसके बाद है बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि किसी भी बाहरी देश से न तो आयात होगा और न ही निर्यात होगा, यानी हम किसी भी देश को न कोई सामान भेज सकते हैं और न मंगा सकते हैं, उसको कहेंगे, उस स्थिति कहेंगे बंद अर्थव्यवस्था। देखिए, बंद अर्थव्यवस्था का हो गया। अब चलिए मानव विकास सूचकांक के बारे में। मानव विकास सूचकांक का इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट नाम HDI। देखिए, HDI मतलब होता है H से ह्यूमन, D से डेवलपमेंट, I से इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI हिंदी में मानव विकास सूचकांक को कौन प्रकाशित करता है, पूछता है। तो ये संस्था का नाम याद रख लीजिए, UNDP। मानव विकास प्रकाशित करता है UNDP, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। UNDP का फुल फॉर्म नीचे हम लिख दिए हैं, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है ना। UNDP का इस संस्था का क्या फुल फॉर्म है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम। अब है नेक्स्ट कि मानव विकास सूचकांक कौन अर्थशास्त्री ने दिया था? तो इसका जो सही आंसर होगा महबूब उल हक, जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, यही ने मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम दिया था। अब नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत कितने सूचकांक आते हैं? तो मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत 3 सूचकांक आते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों याद रख लीजिए। कभी क्वेश्चन पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन मानव सूचकांक के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये अगर आपको 3 याद है तो चौथा जो भी रहेगा नहीं होगा इसका आंसर। तो देख लीजिए, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा सूचकांक, आय सूचकांक। ठीक है। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत 3 सूचकांक कौन कौन है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा सूचकांक, आय सूचकांक। अर्थात जीवन में क्या करता है आदमी लोग? शिक्षा लेता है। शिक्षा हो जाता है तो उससे आदमी क्या करता है? इनकम कमाता है, यानी आय कमाता है। तो जीवन आपके पास अगर रहेगा तो जीवन में आप शिक्षा लीजिए पहले, और शिक्षा लेने के बाद आप क्या कीजिए? आय कमा लीजिए, तो इनकम कमा लीजिए। अर्थात जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्रत्याशा, आय प्रत्याशा, ये तीनों मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट है
कि मानव विकास सूचकांक का मान कितना होता है, तो याद रख लीजिए ये भी इंपॉर्टेंट है, 0 से 1 के बीच होता है, यानी HDI का जो मान होता है वैल्यू 0 से 1 के बीच। नेक्स्ट है अत्यधिक उच्च सूचकांक का मान कितना होता है, तो अत्यधिक उच्च सूचकांक होगा 0.8 से 1 के बीच होता है, यानी वैल्यू जितना अधिक होगा उसका सूचकांक का मान उतना उच्च होगा। अब इधर सूचकांक का मान दिया हुआ है सब, सूचकांक का मान उच्च का मान होता है 0.7 से 0.79, मध्यम का 0.55 से 0.699 और निम्न का होता है 0.0 से 0.55। सबसे उच्च अति उच्च वाला याद रख लीजिए और सबसे कम वाला याद रख लीजिए। तो सबसे कम है 0.0 से 0.55, अति उच्च वाला क्या बने हैं 0.8 से कितना 1 के बीच। अब नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक में अभी भारत का स्थान क्या है, तो 132 स्थान पर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकल राष्ट्रीय खुशहाली यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की अवधारणा कौन देश विकसित किया था, ठीक है ना। ये ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस यानी राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय खुशहाली बोलता है, खुशहाली वाला बात। तो ये जो है ना छोटा सा देश है भूटान, इसी ने विकसित किया था ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, सकल राष्ट्रीय खुशहाली विकसित किया था भूटान देश। अब नेक्स्ट है कि भूटान की सकल राष्ट्रीय खुशहाली उपलब्धि किस पर निर्भर करती है, जैसे मानव विकास सूचकांक किस पर निर्भर कर रहा था, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्रत्याशा और आय प्रत्याशा था, उसी प्रकार भूटान की जो राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय खुशहाली है ये किस पर निर्भर करता है, तो उच्च प्रति व्यक्ति आय पर, उसके बाद पर्यावरण संरक्षण पर, उसके बाद अच्छा अभिशासन एवं सांस्कृतिक प्रोत्साहन पर। भूटान में पर्यावरण को खास ध्यान रखा गया है खुशहाली में। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान कौन लगाया था, तो याद रख लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट, दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। कौन वर्ष के लिए, तो वर्ष 1868 के लिए, यानी वर्ष 1868 में दादा भाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान लगाया था। और उस समय में उसने प्रति व्यक्ति आय को कितना बताया था, 20 रुपया बताया था दादा भाई नौरोजी ने। ये भी क्वेश्चन पूछता है कभी, याद रख लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का प्रकाशन किस पुस्तक में किया था, तो इसका सही आंसर होगा पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, इसी में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगा करके प्रकाशित किया था इसी पुस्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया, यानी स्वतंत्रता के बाद भारत जब स्वतंत्र हुए तो उसके बाद राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था 1949 में। और किसके अध्यक्षता में, तो PC महालनोबिस की अध्यक्षता में, PC महालनोबिस की अध्यक्षता में। नेक्स्ट, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं CSO, शॉर्ट नेम CSO, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भारत सरकार ने कब किया, तो 1951 ईस्वी में किया था। यानी CSO का स्थापना कब हुआ, तो 1951, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना। और इसका काम क्या है CSO का, इसका काम है राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना। CSO जो काम है, राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है, CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन लगाता है। उसके बाद राष्ट्रीय आय की कुछ प्रचलित अवधारणा इस प्रकार है, ठीक है। भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब शुरू होता है, तो भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ठीक है। इंडिया का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब देख लेते हैं GDP क्या होता है, GNP क्या होता है, पूरा अच्छा से हम समझा देते हैं। देखिए क्या है, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक मतलब घर, घरेलू, ग्रॉस मतलब टोटल, सकल, और प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, इसको बोलते हैं GDP। देखिए GDP होता है कि किसी अर्थव्यवस्था द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अभी जस्ट पढ़े कितना होता है, तो एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में, यही कहने का मतलब है, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य GDP कहलाता है। देखिए अंतिम मौद्रिक मूल्य क्यों लिए, अंतिम शब्द क्यों लगाए, अंतिम इसलिए लगाए, कोई भी जैसे उत्पादन वस्तु को हुआ, अगर कोई 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है वित्तीय वर्ष, आप क्या करेंगे 30 मार्च का कैलकुलेट कर देंगे, उत्पादन जो हुआ 31 मार्च को कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो इसलिए जो है ना लास्ट दिन का भी इसमें लिया जाएगा, इसलिए अंतिम मौद्रिक मूल्य इसमें लगाना अनिवार्य है, ठीक है। अंतिम लगाने से 31 मार्च तक का शामिल हो जाएगा। तो याद रख लेंगे कि एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य ही GDP कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। अब नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि GDP में होने वाली वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन से क्या होगा, तो इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर ज्ञात होती है। अर्थव्यवस्था बढ़ रही है कि घट रही है, ये किससे ज्ञात होती है, तो GDP में होने वाले वार्षिक प्रतिशत यानी परसेंटेज में परिवर्तन से। अब नेक्स्ट है
कि जीडीपी के त्रैमासिक आंकड़े कब से प्रकाशित किए जाते हैं। जीडीपी जो है ना प्रत्येक 3 महीना पर जीडीपी का रिपोर्ट आता है, तो वो कब से हो रहा है ये प्रकाशन, तो 1996-97 से इसका प्रकाशन हो रहा है। कौन करता है संस्था, तो सीएसओ यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये 3 महीना पर आंकड़ा प्रकाशित करते हैं, 1996-97 से कर रहे हैं। नेक्स्ट है, अब जीडीपी समझ गए, तो अब देखिए शुद्ध घरेलू उत्पाद, यहाँ इससे पहले क्या पढ़े, शुद्ध की जगह पे सकल था, अब बाद बाकी घरेलू उत्पाद तो सेम ही है, तो शुद्ध घरेलू उत्पाद यहाँ पे था ग्रॉस, ग्रॉस की जगह पर क्या होगा, नेट हो गया, नेट मतलब शुद्ध, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेम ही है, इसको जीडीपी की जगह पर क्या हो गया, एनडीपी, एनडीपी मतलब हो गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब इसमें क्या होता है, नेट जब भी निकालेंगे ना तो जीडीपी में से मूल ह्रास को घटा देंगे तो आपको नेट निकल जाएगा, यानी शुद्ध निकल जाएगा। सकल में से, सकल घरेलू उत्पाद में से आप क्या करेंगे, मूल ह्रास घटाएंगे। सीधा सीधा देख लेते हैं कि एक वर्ष के भीतर जीडीपी में से मूल ह्रास घटाने पर एनडीपी प्राप्त होता है। अब देखिए मूल ह्रास क्या होता है, एनडीपी बराबर देख लेते हैं। देखिए एनडीपी बराबर क्या है, जीडीपी या माइनस मूल ह्रास। मूल ह्रास इंग्लिश में बोलते हैं डिप्रीसिएशन, डिप्रीसिएशन। तो मूल ह्रास क्या होता है, जैसे आप 10 अंडा लिए 50 रुपया में, आपका क्या हुआ, 2 अंडा फूट गया, तो आपके पास अब कितना अंडा बचा, 8 अंडा बचा। अब आप किसी को बेचना चाहेंगे तो आपको क्या होगा, 2 अंडा तो कम बेचेंगे, तो 2 अंडा क्या होगा, मूल में क्या हुआ, ह्रास हो गया ना आपको, अब 8 अंडा के दाम में 50 रुपया हो गया, तो उसी को बोलते हैं मूल ह्रास। मूल ह्रास कभी कभी आपको कोई सामान मिसिंग हो गया, कोई टूट फूट गया, तो उस सब चीज़ को घटाएंगे, तो इसीलिए जो है ना शुद्ध आपको घरेलू उत्पाद निकलेगा अगर उसको घटा देंगे जीडीपी में से, तो वही एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस मूल ह्रास, डिप्रीसिएशन। देखिए आप पढ़ते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसको बोलते हैं जीएनपी। जीएनपी मतलब देखिए इससे पहले पढ़े हैं ना सकल घरेलू, घरेलू की जगह क्या हो गया, राष्ट्रीय लग गया, और सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। ये क्या होता है, देखिए किसी देश के नागरिक द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या पढ़े अभी हम लोग, तो जीडीपी कहलाता है। तो यही जीडीपी में क्या करेंगे, जीडीपी में हम जब उस वर्ष के उसके विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ते हैं, यानी विदेशों से जब प्राप्त आय होगा तो उसको जोड़ देंगे, और देश के अंदर विदेशियों द्वारा जो उत्पादित आय होगा उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो वही क्या होगा, जीएनपी निकलेगा। तो सीधा सीधा स्पष्ट है कि यहाँ फॉर्मूला से देख लेते हैं, देख लीजिए क्या है, जीएनपी बराबर क्या होता है, जीडीपी में एक्स को जोड़ेंगे, एम को घटाएंगे, याद रख लीजिए, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। ये अब देखिए एक्स क्या होता है, तो अभी जस्ट पढ़े ना, एक्स मतलब होता है कि देश के नागरिक द्वारा विदेशों में अर्जित है, यानी कोई भारत का आदमी है जो कि विदेश में कमा रहा है, तो वो क्या करेगा, रुपया कमा करके फिर भारत को भेजेगा, तो उसको जोड़ेंगे। और कोई विदेशी आदमी है जो भारत में रुपया कमा रहा है, विदेशी, एम क्या होगा, विदेशियों द्वारा देश में अर्जित है, अर्थात कोई विदेशी आदमी है जो भारत में रुपया कमा रहा है, यहाँ से रुपया कमा करके अपना देश को भेजेगा, वो जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। अब इसका 2 कंडीशन भी है, ये पूछेगा कभी कभी कि जब x बराबर एम हो जाए, फॉर्मूला में देख लेते हैं, देखिए फॉर्मूला में है ना क्या है कि जीडीपी, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। जब एक कंडीशन में जब x बराबर एम हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो अर्थात उस समय में क्या होगा कि जीएनपी बराबर क्या होगा, जीडीपी हो जाएगा, अर्थात जीडीपी बराबर जीएनपी हो जाएगा, ठीक है ना, जब x बराबर एम होगा। उसके बाद एक दूसरा कंडीशन भी आता है, जब अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था हो, ये भी क्वेश्चन पूछेगा आपको कि बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जीडीपी जीएनपी के बराबर होता है, तो यस होता है। क्यों होता है, तो बंद अर्थव्यवस्था में हम लोग पढ़े हैं पीछे कि आयात और निर्यात बंद हो जाता है, उस समय न आयात होगा और न ही निर्यात किया जाएगा, तो उस स्थिति में जो ये एक्स और एम का जो वैल्यू है ये क्या होगा, 0 होगा, एक्स माइनस एम बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा, इसलिए एक्स बराबर क्या होगा, 0 हटाएंगे तो एम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब एक्स बराबर एम हो जाएगा तो उस स्थिति में क्या होगा, फिर यहाँ पे इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो जीएनपी बराबर जीडीपी होगा। तो 2 कंडीशन याद रख लीजिए, कौन कौन कंडीशन ये क्वेश्चन पूछता है। पहला कंडीशन जब एक्स का वैल्यू एम के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तब जीडीपी बराबर जीएनपी होगा। और दूसरा कंडीशन जब एक्स और एम का मान 0 हो जाएगा, अर्थात बंद अर्थव्यवस्था होगा, तब भी जीडीपी बराबर जीएनपी के होता है, यानी बंद अर्थव्यवस्था में भी जीडीपी जीएनपी के बराबर होता है। कि जीएनपी किसी अर्थव्यवस्था की बाहरी शक्ति को दर्शाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इससे क्या होता है कि राष्ट्र की आय एवं गुणवत्ता दोनों का ही पता चलता है। अब है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, एनएनपी जिसको बोलते हैं। देखिए इससे पहले जीएनपी पढ़े हैं, तो शुद्ध राष्ट्रीय, कोई भी चीज़ में शुद्ध निकालने के लिए क्या करते हैं, मूल ह्रास को घटा देते हैं। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी में क्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जीएनपी में से मूल ह्रास को घटा देंगे, तो जीएनपी माइनस मूल ह्रास, एनएनपी बराबर क्या होगा, जीएनपी या माइनस मूल ह्रास। अब नेक्स्ट प्रति व्यक्ति आय बराबर पूछ देता है, तो प्रति व्यक्ति आय याद रख लीजिए, एनएनपी भागा देश की जनसंख्या। अगर एनएनपी में देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो वो प्रति व्यक्ति आय निकलेगा। अब नेक्स्ट है, किसे भारत की राष्ट्रीय आय कहा जाता है,
तो एनएनपी को ही भारत का राष्ट्रीय आय कहा जाता है, याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट, एनएनपी किसी अर्थव्यवस्था की आय को दर्शाने का सबसे बेहतर अवधारणा है, सही बात है। अब एक क्वेश्चन याद रख लीजिए कि एनएनपी बराबर जब सब्सिडी और अप्रत्यक्ष कर दिया रहेगा तब क्या होगा। तो एनएनपी बराबर होगा, एनएनपी में से अप्रत्यक्ष कर को घटाएंगे और सब्सिडी को जोड़ेंगे। हमेशा कर जो है ना टैक्स को घटाएंगे और सब्सिडी को जोड़ेंगे एनएनपी में से, तो एनएनपी एफसी निकल जाएगा, फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि साधन लागत यानी कारक लागत पर जो है ना ये एनएनपी निकलता है। अब देखिए एफसी क्या है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, तो साधन या कारक लागत, यानी किसी उत्पाद के उत्पादन के लिए, यानी कोई आप वस्तु को उत्पादन किए हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए जो उत्पादनकर्ता द्वारा जितना भुगतान करना पड़ता है उसी को बोलते हैं साधन लागत। या जैसे कि आप चावल उत्पादन कर रहे हैं धान का, तो धान उत्पादन करने के लिए आपको खाद चाहिए, आपको जुताई के लिए ट्रैक्टर का आवश्यकता पड़ेगा, सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगा, तो उसमें जितना रुपया लगेगा वही आपका फैक्टर कॉस्ट हो गया। अब नेक्स्ट है एमपी क्या होता है। एमपी मतलब होता है मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य, और एक होता है अस्थिर मूल्य, उसको बोलते हैं कांस्टेंट प्राइस, अस्थिर मूल्य को। यह किसी उत्पाद का पीछे के किसी वर्ष के स्तर पर बिक्री मूल्य है। यानी कि आपकी जैसे कि 2012 अभी जो भारत का अस्थिर मूल्य का आधार वर्ष क्या है, 2011-12 है। क्यों है, क्योंकि 2011-12 में जो सामान का बिक्री मूल्य था उसी के आधार पर अभी भी 2023 में सामान का बिक्री मूल्य निर्धारित किया जाता है, यही बोल रहा है क्वेश्चन। तो भारत में ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में किस वर्ष को अस्थिर मूल्य का आधार वर्ष माना जाता है अभी, तो 2011-12 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालू मूल्य क्या होता है, इसको बोलते हैं करेंट प्राइस। तो करेंट प्राइस जो आपको कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसमें एमआरपी लिखल रहता है, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वही आपका चालू मूल्य हो गया, करेंट प्राइस। यानी किसी उत्पाद पर छपा हुआ अधिकतम बिक्री मूल्य ही चालू मूल्य होता है, करेंट प्राइस। व्यक्तिगत आय क्या होता है, व्यक्तिगत आय मतलब होता है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम यानी किसी देश के नागरिक को प्राप्त होने वाली आय को व्यक्तिगत आय बोलते हैं। आप जो कमाते हैं आपका पर्सनल इनकम हो गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय की गणना। तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए क्या बोलता है, कितना विधि है, तो राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए 3 विधियाँ होता है। कौन कौन विधि है याद रख लेते हैं, एक उत्पादन विधि, दूसरा आय गणना विधि, तीसरा उपभोग विधि। यानी उत्पादन करेंगे, उत्पादन से क्या होगा, आय आएगा, आय आने के बाद क्या करेंगे, उससे हम उपभोग कर सकते हैं। तो उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि, उपभोग गणना विधि से राष्ट्र की आय का अनुमान हम लगाते हैं, याद रख लीजिएगा। ये 3 विधियाँ से हम राष्ट्र की आय का अनुमान लगा पाते हैं। अब है नेक्स्ट, वर्तमान में अस्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय का आकलन हेतु आधार वर्ष अभी जस्ट पढ़े हैं 2011-12। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय आय में क्षेत्रवार योगदान देख लीजिए, किसका कितना योगदान है। तो भारत की राष्ट्रीय आय में 3 क्षेत्र का योगदान होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है कौन कौन, कृषि वन मत्स्य। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि वन मत्स्य, कृषि वन मत्स्य प्राथमिक क्षेत्र। ये पूछता है कि आपको निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अब द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन आता है, तो औद्योगिक संबंधित जितना भी है, विनिर्माण हो गया, खनन एवं खदान हो गया, बिजली निर्माण हो गया, गैस एवं जल संभरण। तो विनिर्माण, खनन एवं खदान और बिजली एवं गैस जल संभरण जितना भी उद्योग से संबंधित है ये द्वितीय क्षेत्र में है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र में देखिए अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र इंग्लिश में टर्शियरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को क्वेश्चन पूछेगा किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र को। तो इसमें कौन कौन आते हैं देखिए, हाँ ये भी क्वेश्चन एक पूछता है कि भारत में जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो सेवा क्षेत्र का है जीडीपी में। अब तृतीय क्षेत्र में देख लिए क्या क्या आता है, याद रख लेते हैं। इसमें व्यापार, परिवहन, संचार, जो भी मोबाइल से बातचीत होता है, संचार माध्यम जितना भी है संचार संबंधित, वित्त एवं वास्तविक जायदाद, सामुदायिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं, ये सभी सेवा क्षेत्र में आते हैं। अब है कि सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की है, तो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा की और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य तो बिहार है, ठीक है, बिहार। नेक्स्ट है कि हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है, तो हिंदू वृद्धि दर का संबंध जो है राष्ट्रीय आय की वृद्धि से है, राष्ट्रीय आय की वृद्धि से है हिंदू वृद्धि दर का संबंध। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा किया था 1981 में। हिंदी बिंदु दर का संबंध राष्ट्रीय आय से है, इसका प्रयोग किया था 1981 में राजकृष्ण ने। कहाँ किया था, तो अमेरिका इकोनॉमिक एसोसिएशन के अपने वक्तव्य के दौरान किया था। यानी ग्रीन जीएनपी का मूल्यांकन प्रत्येक 10 वर्ष के बाद कौन करता है,
इसका मूल्यांकन विश्व बैंक करता है। ग्रीन जीएनपी का मूल्यांकन प्रत्येक 10 वर्ष पे होता है। कौन करता है? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। अब नेक्स्ट, भारत ने आर्थिक सुधारों के लिए 3 प्रक्रियाएं अपनाई है। कौन कौन है? LPG, याद रख लेते हैं, LPG। भारत में आर्थिक सुधार के लिए 3 प्रक्रिया LPG। L से लिबरलाइजेशन, P से प्राइवेटाइजेशन, G से ग्लोबलाइजेशन, यानी हिंदी में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत ने आर्थिक सुधारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया नहीं अपनाई थी। तो 3 को प्रक्रिया याद रख लेते हैं, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। चौथा जो भी रहेगा नहीं होगा। पुस्तक भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, यानी इंग्लिश में प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ फॉर इंडिया के लेखक कौन है? M विश्वेश्वरैया, 1934 में प्रकाशित किया था। अब नेक्स्ट, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया? तो 1938 में हुआ था राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्षता किया था सुभाष चंद्र बोस ने। कांग्रेस का 50 गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन कौन सा था? तो 50वां अधिवेशन था 1937 में, फैजपुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इसका अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू ने। अब नेक्स्ट है कि बम्बई योजना, बम्बई प्लान कब और प्रस्तुत किया गया था? तो 1944 में बम्बई योजना प्रस्तुत किया गया था। बम्बई योजना कौन दिया था? तो बम्बई के 8 प्रमुख उद्योगपति ने दिया था। उसका अध्यक्ष कौन था? तो आरदेशिर दलाल। उसके बाद जन योजना यानी पीपल्स प्लान कौन दिया था? तो M.N. राय, 1945 में। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है। जन योजना पीपल्स प्लान 1945, M.N. राय। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है, सर्वोदय योजना कब और कौन दिया? तो सर्वोदय योजना 1950 में दिया था, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अब नेक्स्ट, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ था। किसके संतुष्टि पर? तो केसी नियोगी के संतुष्टि पर, ठीक है ना। केसी नियोगी की संतुष्टि पर हुआ था प्लानिंग कमीशन का गठन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग कैसी निकाय है? तो गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री निकाय है। आपसे पूछ देगा क्वेश्चन कि योजना आयोग कैसी निकाय है? तो गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री निकाय, गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री निकाय है योजना आयोग, ठीक है। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जब प्रधानमंत्री होते हैं तो उस समय में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यही थे। और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष तो गुलजारीलाल नंदा थे। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि योजना का प्रारूप कौन तैयार करता है? तो योजना आयोग तैयार करता है। और ये भी क्वेश्चन पूछेगा योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करता है? तो NDC करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद। NDC का फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। NDC का नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है ना। इसका गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952। NDC राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना गठन 6 अगस्त 1952। यह भी एक गैर संवैधानिक निकाय है। अब नेक्स्ट है संस्था और स्थापना, ट्रिक से बता देते हैं। इसका ट्रिक क्या है? योवीरा याद रख लेते हैं। योवीरा 50-51-52, योवीरा 50-51-52। अब देख लेते हैं यो से क्या हो गया? योजना आयोग 15 मार्च 1950। वी से क्या हो? वित्त आयोग 22 नवंबर 1951। रा से क्या हो गया? राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952। तीनों सभी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम सभी प्रकार का वीडियो पार्ट बाय पार्ट करके टॉपिक वाइज डालते हैं। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जा करके देख लीजिए और वीडियो को सभी दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। थोड़ा आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम सभी जो भी एग्ज़ाम होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। हम सभी एग्ज़ाम का सेट प्रैक्टिस भी करवाएंगे और हमेशा रेगुलर करवाएंगे। जय हिंद दोस्तों।